हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और वो तो आप जानते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं। अच्छा, एक बात आज हम करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 10 शूट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। कुछ बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि सर हम लोग डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन का लास्ट रिजल्ट तो हमें याद रहता है बट हम स्टेप्स भूल जाते हैं। 2 बार करते हैं, 2 दिन याद रहेगा, थर्ड टाइम जब देखते हैं तो उसका जो इस स्टेप के बाद ये स्टेप है वो भूल जाते हैं हम, बीच का प्रोसीजर। तो देखो बच्चों, मैं आपको क्लियरली बताता हूं, कोई बात नहीं, हमेशा कोई भी है, चाहे वो आपका टीचर है चाहे कोई भी है, इवन मैं भी हूं, जब भी हमें कोई नया आर्टिकल करना होता है, पढ़ाना होता है, तो हमें भी उसको देखने की जरूरत पड़ती है। आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि हम भूल जाते हैं। आप बस इतना देखिए कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आ रहा है, इस स्टेप के बाद अगला स्टेप कैसे आ रहा है, और मेन जो फिजिक्स है उस टॉपिक के पीछे वो क्या चीज है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक डाइपोल की वजह से। ठीक है, आपको उसके प्रोसीजर से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, प्रोसीजर भी होना चाहिए। इवन जब आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम से 10 दिन पहले आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि जो बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं वो 2 बार आप हाथ से करके देखेंगे, तो थर्ड टाइम जब आप एग्जाम में करेंगे वो एकदम से अच्छे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप केवल इतना ध्यान रखिए कि ये मेरा टॉपिक है। जैसे डाइपोल मोमेंट करा था हमने, डाइपोल मोमेंट होता क्या है, इस डाइपोल की वजह से हमने एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर ये देखा कि ये इसके ऊपर कितनी आ रही है, 2 टाइम्स आ रही है एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, इस तरीके की बात आप कंसेप्ट बना करके, स्टोरी बना करके याद रखें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये लास्ट में। जो रही बात डेरिवेशन की, वो आपको करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, वो आप लास्ट में जब आपके एग्जाम होंगे 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप कर लेना उसको। ठीक है बच्चों, आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, मैं लेक्चर नंबर 10 आप लोगों के लिए करा रहा हूं। अभी तक अगर मैं 1 मिनट में आपको रिवाइज कराऊं, हमने किया क्या है, डाइपोल पढ़ा था, ठीक है, मोमेंट निकाला था, डाइपोल मोमेंट की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, और उसी डाइपोल की वजह से किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हमने, जो कि क्या था, ना तो एक्सियल पॉइंट था ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट था। आज हम क्या कर रहे हैं, देखो आपको नाम से क्लियर होगा टॉपिक के डाइपोल placed in external electric field। टॉपिक का नाम है हमारे डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक डाइपोल है, सपोज ये, इसको मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखूंगा, समझा, और उसके बाद मैं इफेक्ट शो करूंगा कि क्या इफेक्ट उसके ऊपर आएगा डाइपोल के ऊपर। देखिए बच्चों, डाइपोल लिया, सबसे पहले मैं डाइपोल बना लेता हूं। ठीक है, मैंने ये डाइपोल बना लिया, यहां मैंने माइनस चार्ज लिया, यहां मैंने प्लस लिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां प्लस क्यों नहीं लिया, यहां माइनस क्यों नहीं लिया, उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। आप पहले स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये यहां ले लूं तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव यहां लेंगे, पॉजिटिव यहां लेंगे जब हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद, और मैंने मान लिया ये डिस्टेंस है मेरे पास कितना, 2, 8, जो कि हम हर डाइपोल के केस में मानते हैं। अब मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे यूं पुट कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गई। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने ली है वो कैसी है, यूनिफॉर्म। छोटी छोटी बात है बट मैं आप लोगों को समझाते हुए चल रहा हूं। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, यूनिफॉर्म मतलब थ्रू आउट द स्पेस वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और कांस्टेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ सेम लेंथ एंड इक्वली स्पेस्ड, ये रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। और ये जो मैंने क्या लिया डाइपोल, इसको मान लेता हूं मैं ए पॉइंट, इसको मान लेता हूं बी पॉइंट। ठीक है, यहां +q चार्ज रखा है, यहां -q चार्ज रखा है।
अब देखिए, अब अगर ये मैं देख लेता हूं बोर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, एक आप ये देखना, जब भी मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा, ये मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ली, अगर मैंने इसके बीच में यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा, तो आप लोग जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज किस तरफ मूव करेगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, ये यूं मूव कर जाएगा, ये यहां पर इसके ऊपर फोर्स लगेगी। गॉट, समझ आया? जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ली, उसके बीच में पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स हमेशा कहां होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं यहां पर माइनस क्यू चार्ज ले लेता हूं, अब वो माइनस क्यू चार्ज किधर जाएगा? वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, बस इतना अगर आपको समझ आ गया तो हम इस टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रखा, तो इस पॉजिटिव के ऊपर फोर्स किधर लगेगी? यहां। ठीक है बच्चों, अब जब ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉइंट मान लेते हैं, या इसको थोड़ा बड़ा करके ये पॉइंट मान लिया। ये जो नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टोटली अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट चला जाएगा, ऐसे। ठीक है बच्चों, ये जो चीज आई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई कांस्टेंट था, ठीक है, तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी होगी? Q इंटू ई। यही होती है फोर्स की डेफिनेशन, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली यहां पर जो फोर्स लगेगी वो भी क्या होगी? F इक्वल्स टू Q इंटू में E। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, ये जो ऐसा टॉपिक है, इसको टीचर्स क्या करते हैं, 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, मैं अच्छे से आपको इसका बेसिक क्लियर करा के फिर मैं इसके कुछ कंपिटिटिव टाइप के 3 या 4 न्यूमेरिकल आपको अभी सॉल्व कराऊंगा इसमें। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, फिर वो क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगी सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब सोचिए, ये कोई मेरे पास डाइपोल है, सपोज इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव रखा है, इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव रखा है। इसको अगर मैं पकड़ के इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाऊं, मतलब इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, तो ये क्या करेगा? इसको ऐसे लगाऊंगा, इसको ऐसे खींचूंगा और इक्वल मैग्नीट्यूड से खींचूंगा, तो क्या करेगा? ये ऐसे ही रोटेट हो जाएगा ना, रोटेट हो जाएगा। अब देखो, जब भी इस तरीके की कंडीशन अराइज हो कि बॉडी क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। ठीक है, रोटेट जब भी हो रही होती है, तभी हम हमेशा किसका कंसेप्ट लेकर आते हैं? टॉर्क का। TORQUT, टॉर्क रिप्रेजेंट करते हैं टाउ, टाउ नहीं टाउ, टाउ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। अब देखना, ये आ गया मेरे पास टॉर्क, ठीक है, ये आ गया मेरे पास फोर्स, ये इस तरह फोर्स लगा रही है, तो ये जो चीज है, मान लिया ऐसे था ये, इसके ऊपर यहां फोर्स लगी, इसके ऊपर यहां फोर्स लगी, तो ये ऐसे हो गई, ऐसे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये जो फोर्स होगी इधर लेके जाएगी इस पॉइंट को, ये जो फोर्स होगी QE ये अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगी। एक बार मैं यहां लिख लेता हूं, फोर्स मेरे पास कितनी आई दोनों पॉइंट्स पर? Q मल्टीप्लाई बाय E, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला आपने 11th में ही पढ़ा होगा, वो क्या होता था? R क्रॉस F। क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई ना होकर क्या है? ये क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसको अगर ओपन करूंगा तो R का मैग्नीट्यूड, F का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। थीटा क्या होगा? R और F के बीच का एंगल। F आ गया। अब देखो, अब मैं यहां से निकाल रहा हूं टॉर्क, जो आपको इंपॉर्टेंट है और याद भी रखना है।
टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या लूंगा मैं कि इनमें से कोई एक तो फोर्स ले लूंगा, ठीक है, और दूसरा जो एग्जैक्ट डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, इन दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दोनों फोर्स के, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगी ऐसे, इस पॉइंट पर लगी ऐसे, अब इन दोनों के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जिसके साथ में अगर फोर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां मैंने पॉइंट ले लिया सी, तो ये हो गया बी सी, ठीक है। फोर्स को अगर मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, देन आई विल गेट द टोटल टॉर्क, ठीक है बच्चों। बस ये आपको अगर फॉर्मूला ध्यान है, इसके बाद अल्टीमेट क्या ध्यान रखना मैं आपको बताता हूं। तो क्या हो जाएगा, फोर्स कितना है, क्यू ई, क्यू इंटू ई आ गया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस मेरे को निकालना, ये 90 हो गया, इसको मान लेता हूं मैं थीटा, ठीक है। ये एंगल अगर मैं थीटा मान लिया मैंने, तो मैंने निकालना है बीसी, ठीक है। तो मैं यहां पर पाइथागोरस जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री से क्या कर दूंगा, बीसी डिवाइड बाय एबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीसी इज परपेंडिकुलर, एबी इज हाइपोटेन्यूज, देन इट इज साइन ऑफ थीटा, हेंस बीसी इक्वल्स टू 2a साइन थीटा, ठीक है बच्चों। बस इसको यहां पुट कर दो, 2a साइन थीटा। अब क्या होगा, अब क्या कर सकता हूं मैं इसको, q और 2a को इकट्ठा लिख के, q 2a यहां लिखूं मैं e, यहां आ जाएगा साइन थीटा। तो q इंटू 2a क्या होता है, p, अब ये आ गया e, यहां आ गया साइन थीटा, कितना हो गया टॉर्क, ये मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। अब टॉर्क को रिप्रेजेंट करूंगा P इंटू ई से, P क्रॉस ई लिख सकता हूं मैं, ये मेरे पास क्या आ गया, अल्टीमेट फॉर्मूला आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको मिटा करके, अब इसी फॉर्मूला को मैं यहां लिखता हूं इसको, देखो ये टॉर्क का हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला आया, टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ठीक है। इसी के अंदर अब मैं डायरेक्शन की बात करूंगा। एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला क्या है टॉर्क का, पी क्रॉस ई, और क्रॉस जब आ गया तो इसको ओपन करके लिखूं तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड साइन ऑफ थीटा। आपको ध्यान रखना है कि ये जो थीटा है, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो इसका मतलब ये जो थीटा है किस किस के बीच का, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, लिख दो मैं इसको, थीटा एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीटा, आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस आ जाए तो थीटा क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। सिंपल सी डेफिनेशन है, कहीं भी क्रॉस आ जाए, पूरी फिजिक्स में, पूरे मैथमेटिक्स में हमेशा, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ डायरेक्शन पर। डायरेक्शन जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट में लेते हैं, राइट हैंड लो, ठीक है। अगर मैं कर रहा हूं ए क्रॉस बी, यहां करके दिखाता हूं, मैंने लिया ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या करना, जो अपने फिंगर्स हैं ए की डायरेक्शन में लेके जाओ, फिर उनको रोटेट कर दो बी की डायरेक्शन में। थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो हमेशा क्या होगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब यहां हमारे पास क्या है, P क्रॉस E। अब P क्या है मेरे पास, P की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ऐसे फिंगर्स ऐसे जाएंगी, ऐसे भी कर सकता हूं मैं, ऐसे भी कर सकता हूं। अब मेरे को रोटेट कैसे करना है, अगर ऐसे से मैं रोटेट करना है E की तरफ, अब यूं से इस तरफ जाएगा E,
तो थंब किधर गया इनवर्ड। अगर मैं ऐसे करता बच्चों, ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन में फिंगर्स तो हो गई, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा कैसे करूंगा, हाथ टूट जाएगा मेरा, है ना। तो हाथ जिस तरफ भी रोटेट करेगा, कर सकते हैं हम नेचुरली, ऐसे नहीं कि ऐसे कर लेंगे हम, नेचुरली P से E की तरफ रोटेट हो जाएगा। तो इनवर्ड क्या हो जाएगा मेरे पास, हमेशा इनवर्ड किसके आ जाएगी, प्लेन के, इनवर्ड प्लेन में टॉर्क की डायरेक्शन आ जाएगी, इनवर्ड प्लेन के अंदर। बस इतना सा हमारा टॉपिक है, ठीक है बच्चों। थ्योरेटिकल वे से इतना सा ही हमारे पास क्या है, टॉपिक है, ठीक है। आप कर लोगे इसको और आसानी से। एक बार मैं 30 सेकंड में रिवाइज कराता हूं। डाइपोल लिया, नेगेटिव लिया, पॉजिटिव लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दी। पॉजिटिव है तो फोर्स लगेगी सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो से फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में। डिस्टेंस था 2a, निकालना क्या है, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, एक फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे आ गया, यहां से मैंने क्या यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री, BC निकाल के मल्टीप्लाई किया, PE sin थीटा आ गया, इसको मैंने P क्रॉस E लिख लिया। फिर मैंने डायरेक्शन निकाली, फिर मैंने थीटा बताया कि किस किस के बीच का एंगल होगा थीटा, ठीक है बच्चों। आओ एक तो न्यूमेरिकल करते हैं, आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा बच्चों। न्यूमेरिकल से पहले एक टॉपिक छोटा सा और बचता है, मुझे याद आ गया, और मैं आपको कराता हूं, अच्छे से समझाता हूं। सेम मैंने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ली, ठीक है, उसके बीच में मैंने यहां पर ये डाइपोल रख दिया, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ली मैंने E, यहां भी Q चार्ज, यहां भी Q चार्ज, ठीक है बच्चों। अब कंसेप्ट क्या करेंगे हम, स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है बच्चों, देखो इसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको समझाता हूं इस तरीके से। मान लो मैंने कोई ऐसा आपको कंडीशन दे दी, इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन दे दी, मैंने एक छोटी सी बॉल ली, ठीक है, उस बॉल को मैं यहां पर रख देता हूं, समझ आया। ये मैंने छोटी सी बॉल ली और ये मैंने छोटा सा पॉइंट यहां पर एक बॉल रख दी, ठीक है। इस बॉल को अगर मैं यहां पर लेकर आऊंगा एक बार, तो किधर जाने चाहिए, अब ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। सिमिलरली यहां से उठा के मैं इस बॉल को यहां ले आया, तब भी किधर चले जाएगी, यहां चली जाएगी। अगर मैं ऊपर ले जाऊं तब भी ऐसे रोटेट हो गए, ऊपर नीचे, यहां पर आकर के ये नीचे आ जाएगी, समझ आया। इसका मतलब ये जो पॉइंट इधर है, ये पॉइंट क्या है, स्टेबल पॉइंट है, ठीक है। मतलब जब भी इसकी पोजीशन से, इस पॉइंट से अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा भी डिस्प्लेस करूंगा, तो वो दोबारा से अपनी सेम पोजीशन पर अगर आ गया तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, स्टेबल पॉइंट, समझ आया, स्टेबल पॉइंट। अब दूसरा मैं बनाता हूं इस तरीके से, ठीक है। बर्तन कौन सा होगा ये मुझे पता नहीं, मान लेते हैं ये कोई भी इस तरीके का बर्तन है, ठीक है, नाम कुछ भी दे दो इसका। अगर मैंने इसको यहां पर कोई चीज रख दी, बिल्कुल टिप पे, बिल्कुल मैंने अच्छे से आराम से रख दी, मैंने यहां पे जचा के रख दी बिल्कुल। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करूं, बिल्कुल माइन्यूट सा, तो क्या होगा, नीचे आएगा। इस तरफ मैं इसको डिस्प्लेस करूं तब भी इधर आएगा, समझ आया। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, अनस्टेबल पॉइंट। स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी, ठीक है, कि इस पॉइंट से अगर मैं इसको थोड़ा भी दूर लेके जाऊंगा तो वो तो दोबारा से इसी पॉइंट पर आ रहा है, इसका मतलब ये है स्टेबल पॉइंट। और इस पॉइंट से अगर मैं इसको थोड़ा भी दूर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल पॉइंट, कि थोड़ा सा दूर ले गया तो टोटली नीचे आ जाएगा, समझ आया। अब
अब इसके बेस पे इस तरीके से मैंने डेफिनेशन क्या निकाल ली कि अगर मैं एक पॉइंट से किसी बॉडी को डिस्प्लेस करूं और वो सेम पोजीशन पर आए तो वो पॉइंट क्या होगा, स्टेबल। और अगर थोड़ा डिस्प्लेस करने के बाद वो अपनी पोजीशन से दूर चली जाए तो वो क्या होगा, अनस्टेबल पॉइंट। अब देखना, अब यही सेम काम कहां करेंगे हम, यही सेम काम हम यहां पर करते हैं। ठीक है बच्चों, मान लो मैंने इस टाइम पे इसको बिल्कुल पैरेलल रख दिया, इसमें रख दिया पैरेलल, तो यहां पर कितनी फोर्स लगेगी, इस तरफ फोर्स लगेगी Q इंटू ई। ठीक है, इस पॉइंट पर कितनी फोर्स लगेगी, Q इंटू ई। ये डाइपोल है, सेम फोर्स इस तरफ लग रही है, सेम फोर्स इस तरफ लग रही है, तो क्या ये मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। अब देखो इस डाइपोल को मैं ऐसे के बजाय थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दूं, ये ऐसे था, मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा मैंने ऐसे टिल्ट किया जब, तो इसको इस तरफ खींचा गया, इसको ये पॉइंट जो था मैंने इसको ऐसे कर दिया बच्चों, ये जो टिप है ये इस तरफ खींचेगा इसको और ये इस तरफ खींचेगा, तो ये दोबारा से ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया थोड़ा सा, इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगी, इसके ऊपर ऐसे लगेगी, तो फिर से ऐसे आ जाएगा। मतलब अगर मैंने इसमें थोड़ा सा भी डाइपोल को थोड़ा सा भी टिल्ट किया तो वो कैसा हो गया, दोबारा से सेम पोजीशन पर आ गया। समझ आया? तो अगर सेम पोजीशन पर आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेबल कंडीशन। ठीक है, और अब स्टेबल कंडीशन है तो स्टेबल कंडीशन को हम याद कैसे रखें। यहां देखो ये डाइपोल था, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो भी लेफ्ट से राइट है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा इज 0। कब, जब कैसी कंडीशन होगी, स्टेबल कंडीशन। याद रहेगा। अब इसके बेस पे आपको पूछ लेगा कि टॉर्क कितनी होनी चाहिए, टॉर्क हमेशा ही कितनी होगी, P क्रॉस E और P E साइन ऑफ 0, तो कितने 0 हो जाएगी। क्यों, और टॉर्क 0 होने का मतलब क्या है कि ये रोटेट नहीं करेगा। समझा, कि इसको थोड़ा सा मैं ऐसे किया तो इसके टॉर्क 0 है, तो ये रोटेट ना होकर के बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आइए अगला मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, क्वेश्चन नहीं इसी का एग्जांपल दे करके कि अब मैंने क्या किया, यहां मैंने ले लिया पॉजिटिव। ठीक है, यहां मैंने ले लिया नेगेटिव। एक तरफ मैंने पॉजिटिव लिया, एक तरफ मैंने इस तरफ नेगेटिव ले लिया, अपोजिट कर दिया मैंने इसमें। अब क्या करूंगा, इस नेगेटिव के ऊपर फोर्स किधर लगेगी, नेगेटिव के ऊपर फोर्स किधर लगेगी और पॉजिटिव के ऊपर फोर्स किधर लगेगी, नेगेटिव पर फोर्स लगेगी इस तरफ। पता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अपोजिट लगती है, पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगेगी इस तरफ। पता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, अब ये डाइपोल है, एक तरफ से इस तरफ फोर्स लगाऊं, इस तरफ फोर्स लगाऊं, क्या फर्क पड़ेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा यूं टिल्ट कर दिया। ठीक है, टिल्ट करने के बाद ये जो पॉइंट है, जो पॉजिटिव से उस तरफ फोर्स लग रही थी, ये जो पॉइंट है ये खींचेगा इसको उस तरफ, और ये जो पॉइंट है ये खींचा जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये घूम के ऐसे हो जाएगा। दोबारा देखो, ये मेरे पास डाइपोल है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, इसके ऊपर फोर्स लगेगी उस तरफ, इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस तरफ। तो जब फोर्स ऐसे लग रही है तो क्या करेगा, वो ऐसे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मतलब जैसे ये इस टाइम इक्विलिब्रियम में था, इसके बाद मैंने ऐसे थोड़ा सा चेंज किया तो अपनी पोजीशन पे आने के बजाय उसने क्या किया, यूं रोटेट कर गया, वो बिल्कुल अपनी पोजीशन से दूर चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, वो कंडीशन कौन सी, अनस्टेबल कंडीशन।
मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अनस्टेबल कंडीशन कब हो जाएगी, जब यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। तो इसको कैसे याद रखेंगे, यहां पर डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, अब नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे। ठीक है, अब डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है, तो थीटा कितना लेंगे 180 डिग्री। ये आपको अच्छे से ध्यान करना है। ठीक है, इसका मतलब एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, थीटा 0 आ गया, थीटा 180 आ गया, 180 आया तो अनस्टेबल, 0 आया तो स्टेबल। ठीक है, अब इसको दूसरा कैसे समझ सकते हैं हम कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमेशा डाइपोल को अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में था तो सेम में था वो, अगर डाइपोल अपोजिट में आ गया तो उसने उसको घुमा के कैसे कर लिया, पॉजिटिव को इधर ले आई, नेगेटिव को इधर ले आई, तो डाइपोल की डायरेक्शन सेम हो गई। ठीक है बच्चों, आइए अब हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। देखो बच्चों, पहला न्यूमेरिकल है, इजी न्यूमेरिकल है। एक बार स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट से आपको क्या क्या समझ में आता है। वो चीज जो इसने पूछी है चार्ज, वो तो हम निकालेंगे, उसके साथ साथ हमें इस क्वेश्चन से क्या इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है वो भी हम सीखेंगे। देखो, ये एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर डाइपोल है, डाइपोल की लेंथ कितनी दी उसने 2 सेंटीमीटर, लिख लो 2a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, 2 इंटू सेंटी जहां दिख जाए तो 10 रेज़ टू पावर -2 और मीटर का मीटर एज इट इज। ठीक है, इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, मतलब एक डाइपोल है, ये डाइपोल हुआ, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कैसी है, यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट। मैंने जब आर्टिकल किया था तब भी आपको बताया था कि हमेशा हम क्या लेंगे यहां पर, यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, लिख लो 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट में है, एज इट इज रखो। 60 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है, 60 डिग्री बना दिया ऐसे। ठीक है, आगे दिया इफ इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 10√3 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क आ गई मेरे पास कितनी, 8√3 न्यूटन मीटर। क्या ध्यान रखेंगे यहां से, टॉर्क के यूनिट क्या होते हैं, टॉर्क क्या था, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। तो फोर्स के क्या हो गए न्यूटन, डिस्टेंस के हो गए मीटर, तो यूनिट टॉर्क के क्या हो जाएंगे, न्यूटन मीटर। पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द डाइपोल। इजी है, इजी है तो हम इजीली कर सकते हैं इसको। क्या फॉर्मूला होगा टॉर्क का, टॉर्क होता है हमारे पास टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। टाउ पता है कितना, 8√3। पी पता है कैसे, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो चार्ज हमें निकालना है, क्यू का क्यू रखो, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी हुई है कितनी, 10 रेज़ टू पावर 5। और साइन थीटा के प्लेस से पुट करेंगे 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है, साइन ऑफ 60 कैसे निकालेंगे, 0, 30, 45, 60 करके √3/2। ठीक है, यहां पर पुट कर दो √3/2, तो √3 से √3 कटेगा, इस 2 से ये 2 काट देंगे। अब इसको हम सोल्व करके क्या आ जाएगा, 8 इक्वल्स टू Q इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 और Q आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 कूलम। ये जो है इजी न्यूमेरिकल है। आप इसमें कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 वेरिएबल थे, कोई 3 हमें दे दिए, एक निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगर चार्ज गिवन होता, टॉर्क पूछ लेता,
ठीक है, टॉर्क भी गिवन होता, चार्ज भी गिवन होता, थीटा भी गिवन होता, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता था। ठीक है बच्चों, 4 इसमें वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल में से कोई भी 3 दे देगा, एक पूछ लेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इस एक क्वेश्चन से कितने न्यूमेरिकल कर लिए, 4 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हमने इस क्वेश्चन से कर लिए। आइए एक अच्छे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है, एक डिफरेंट छोटा सा कंसेप्ट इसमें भी है। देखिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, टॉर्क व्हेन अ चार्ज ऑफ -9 माइक्रोकूलम, इसको मैं दोबारा से लिख दूं, -9 माइक्रोकूलम प्लेस्ड, एक पॉइंट दे दिया 104, एंड +9 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट 2 - 1 5, ये पॉइंट दे दिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 0.20 आई कैप, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन एक्स डायरेक्शन, आई कैप दिया हुआ है, और कैलकुलेट क्या करना है, हमें टॉर्क कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए कैलकुलेट, अब देखिए टॉर्क मुझे कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला मुझे पता है, P क्रॉस E होता है। ठीक है, अब देखिए जहां ऐसे दिया जाए आई कैप, जे कैप, के कैप है, ठीक है, वहां हमें थीटा निकालने की जरूरत नहीं होती है, सीधा हम क्या करेंगे, इसमें P निकालेंगे और E के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। अब P क्या है हमारे पास, Q इंटू 2a वेक्टर, ये आपको ध्यान रखना है बस। E हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, 2a वेक्टर अभी निकालेंगे, बताता हूं कैसे। Q हमें पता है 9 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब हमारा काम क्या रहेगा इसमें निकालने का, कि ये 2a वेक्टर निकालना रहेगा। ठीक है बच्चों, और आप ध्यान करिए, आपने 10th में मैथमेटिक्स में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला था, वो कैसे निकाला था आप लोगों ने, आगे 12th में अभी भी आएगा, लेकिन पहले भी आप कर चुके हैं। तो वो क्या करो, हमेशा डाइपोल में जैसे ये -9 माइक्रोकूलम लिया मैंने, इस पॉइंट का नाम दिया 104, और सेकंड मैंने दिया किसका, +9 माइक्रोकूलम, इसका नाम दिया मैंने 2 - 1 और 5 नाम दिया मैंने। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कोई डाइपोल हो गया, ये डाइपोल ऐसे हो गया, मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप मान लिया मैंने कोई, ये कुछ भी मान सकते हैं हम आई कैप, उस आई कैप के दौरान हमने उसको पुट कर दिया, तो हमें कैलकुलेट करना है 2a कैसे निकाला जाए। 2a जब भी निकालना पड़े हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हमें डायरेक्शन P की क्या होती है, हमारे पास डायरेक्शन P की नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब फर्स्ट पॉइंट ये लेंगे और सेकंड पॉइंट ये लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2a डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, जब डायरेक्शन वेक्टर निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल की डायरेक्शन होती है, तो सेकंड वो हुआ, तो दिस माइनस दिस करेंगे, तो 2x वाले कोऑर्डिनेट में से x माइनस करो, कितना आ जाएगा, 2 - 1 आई कैप हो जाएगा, प्लस में -1 - 0 दैट इज जे कैप हो जाएगा, प्लस में 5 - 4 करेंगे तो k कैप हो जाएगा। इजी है, तो 2 - 1 आई कैप, -1 जे कैप, +1 k कैप, सारे बना गए। ठीक है, 1 आई कैप, -1 जे कैप, +1 k कैप। अब क्या बचा, 2a हमें पता लग गया, तो अब क्या चाहिए हमें, P के लिए क्या है, Q इंटू 2a, सिंपली क्या करो, Q कितना था 9 माइक्रोकूलम, और माइक्रो के लिए बता रखा है 10⁻⁻⁶ करो हमेशा। 2a कितना है, Q कांस्टेंट, तो आएगा यहां पर आई कैप - जे कैप प्लस k कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो किसके साथ, 0.20 आई कैप। आई थिंक इसके आगे यू आर वेरी 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 इंटेलिजेंट पीपल, आप कर सकते हैं इजीली। तो I क्रॉस I होता है हमेशा कितना, 0, J क्रॉस I होगा कितना, मैं साथ साथ कर रहा हूं, 9 × 10⁻⁻⁶,
आई क्रॉस आई होता है 0, सेम का सेम के साथ क्या होगा 0, आई क्रॉस आई 0, तो यहां 0 लिख दूं। माइनस ऑफ जे क्रॉस आई कितना होगा माइनस के, माइनस एक ऑलरेडी है तो यहां आ जाएगा माइनस क्यू 0 और माइनस ऑफ के, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। के क्रॉस आई कितना होगा जे 0.20 जे कैप, तो इजिली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻⁶, यहां आ जाएगा 0.20 के कैप प्लस 0.20 जे कैप। ये हमारे पास क्या आ गया टॉर्क का वेक्टर आ गया। ठीक है बच्चों, हमें क्वेश्चन पूछा था केवल कैलकुलेट टॉर्क, हमने टॉर्क निकाल लिया। अब अगर पूछ ले इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताता हूं आपको कि अगर मैग्नीट्यूड पूछ ले, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तब क्या करोगे, सेम वेक्टर है, ठीक है, इसके साथ 0.20 को हम क्या कर सकते हैं बाहर निकाल लो, 9 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 0.20 वेक्टर बचा j प्लस के। ठीक है, इसका जब मैग्नीट्यूड लेते हैं हमेशा क्या करेंगे, j के आगे क्या है 1, k के आगे क्या है 1, हमेशा क्या करो अंडर रूट में j का मैग्नीट्यूड प्लस k का मैग्नीट्यूड करके उस चीज से उसको मल्टीप्लाई कर दो रूट 2 से। अभी के लिए इतना, लेकिन आप लोगों ने वेक्टर चैप्टर 11th में करा होगा, सेकंड यूनिट है आई थिंक 11th में, बहुत ही अच्छे से वेक्टर समझाया हुआ है, उसके एक बार गो थ्रू होना, क्योंकि वो आपको फर्स्ट यूनिट में भी जरूरत पड़ेगी, आगे सेकंड में थर्ड में काफी आपको यूजफुल होगी। तो यहां से कर सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻⁶ 0.20 इंटू रूट 2, ये हमारे पास टॉर्क आ जाएगी। साथ में इसके यूनिट्स लिख दो, टॉर्क क्या होता है न्यूटन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन कर लिए। एक तो एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, दूसरा मैग्नीट्यूड आ जाए, ठीक है, और तीसरा हमने मेन जो इंपॉर्टेंट इससे क्या सीखा, जो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला है, जो क्या था 2a वेक्टर हमने निकाला था, ये कितना आया, ये कितना, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, इसकी स्टेटमेंट अगर हम पढ़े तो 2 डाइपोल्स हमें दिए हैं। प्रीवियस जो वीडियो हमने करी थी डाइपोल मोमेंट की, उसमें हमने 2 डाइपोल एक टाइम पर दे दें, 3 डाइपोल दे दें, 4 डाइपोल दे दें, 5 डाइपोल दे दें, उन सभी का हमने डाइपोल मोमेंट निकालना कैलकुलेट किया था। ठीक है, वो छोटा सा कंसेप्ट यूज होगा यहां पर। इस एक क्वेश्चन की हेल्प से हम देखना कितने क्वेश्चन आप करेंगे। देखो 2 डाइपोल्स, 2 डाइपोल दे दिए, एक AB है एक AD है, एक AB दिया एक AD दिया, ठीक है, आर सच दैट दे हैव 120 डिग्री एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट। ठीक है, 2 डाइपोल्स दिए हैं, 2 डाइपोल मान लेते हैं इनका, अब इसने नहीं दिया, इसमें AB एंड AD सपोज लिख लो यहां पर इक्वल डाइपोल मोमेंट। ठीक है, 2 डाइपोल मोमेंट दिए हैं, इक्वल डाइपोल मोमेंट है, सपोज P इज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है हमें, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट प्लेस्ड एज इन फिगर दिस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन x डायरेक्शन। समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन x डायरेक्शन, मतलब आई कैप जो है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हेंस हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टॉर्क, सिंपली टॉर्क कैलकुलेट करना है। जो कैलकुलेट करना हो उसको लिखो एक बार, P क्रॉस E से निकलेगा, ये हमें पता है। P हमें दे दिया, गिवन दिया है, गिवन लेकिन 2 का दिया है, तो 2 डाइपोल की वजह से एक रिजल्टेंट डाइपोल हमें निकालना आता है। ठीक है, वहां से हम P निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, सपोज उसको भी नाम दे लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दी। थीटा हमें देखना है कि कितना हम थीटा लेंगे। तो यहां से देखो हम कितने क्वेश्चन करेंगे। मेन क्वेश्चन जो हमारा है कैलकुलेट टॉर्क, पहले हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे। टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है। टॉर्क के लिए हमें चाहिए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द टू डाइपोल्स। हमें पता है जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास हो और बीच का एंगल हमें पता हो तो हम निकाल सकते हैं इजीली। तो इजीली निकालने के लिए क्या करें, जल्दी से निकाल लेंगे। तो रिजल्टेंट जो पी आर डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या आ जाएगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos ऑफ थीटा। अब P1 और P2 इक्वल मैग्नीट्यूड दिया है, इक्वल डाइपोल मोमेंट दिया है, मान लेते हैं दोनों का P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यहां भी कितना हो जाएगा 2P स्क्वायर। अब देखना cos ऑफ द एंगल कितना 120। थीटा किस किस के बीच का, दोनों डाइपोल मोमेंट के दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 120 है। अब cos 120 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज 2P स्क्वायर, सिमिलरली 2P स्क्वायर यहां। अब cos 120 को लिखें cos ऑफ 90 प्लस 30। ठीक है बच्चों, अब cos 130 मुझे तो पता है कितना होता है एकदम से, आपके लिए हमेशा क्या करेंगे 0 90 180 ऑल स्कूल टू कॉलेज टी आएगा यहां। तो इस क्वाड्रेंट में आएगा 90 प्लस 30। ठीक है, 90 प्लस 30 आया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन हमेशा पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होगा, बट हमारे पास क्या है cos, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ 30। साइन क्यों, क्योंकि हमेशा 90 और 270 पर चेंज होता है। तो ये आप रिवाइज करना मैथमेटिक्स से, 11th मैथमेटिक्स में था तो इजीली आप कर सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी 1/2, तो 1/2 पुट कर देंगे यहां पर। इसको मैं और सोल्व करूं तो 2P स्क्वायर 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 विल बी 1/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो P स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है, तो आंसर हमारा कैलकुलेट करेंगे तो P आ जाएगा। ठीक है, एक पार्ट इतना भी एग्जाम में आ सकता है कि दो डाइपोल मोमेंट है, बीच में 120 डिग्री एंगल है, निकालो कि उन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वो हो गया P आ गया। हमें क्या करना है, टॉर्क निकालनी है। टॉर्क के लिए P और E, हमें E दिया हुआ है, E इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन P एंड E। ये जरूरी बात है कि जो ये रिजल्टेंट होगा इनके बीच का एंगल ये किस तरफ जाएगा। अब ये जो एक ये था, एक इस तरफ था, अब इनका रिजल्टेंट ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, ठीक है, जाएगा तो इनके बीच में, ये तो हमें पता है। और जब भी दो वेक्टर क्या हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, तो हमेशा कहां से जाएगा, वो इक्वली उन दोनों को डिवाइड करेगा ऐसे। ठीक है, ये भी 60 होगा पूरा और ये भी 60 होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमें क्या चाहिए, टॉर्क निकालने के लिए P क्रॉस E, मतलब P जो रिजल्टेंट आया, लिख दूं मैं यहां पर PR, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ थीटा। अब PR कौन सा हो गया, ये हो गया PR, रिजल्टेंट इसका और इसका। PR अगर रिजल्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है x डायरेक्शन में, तो ये पूरा 90, ये यहां पर 60, तो ये कितना आया 30। ये दो तीन चीजें अगर आपको इजीली समझ में आ गई तो इजीली क्वेश्चन आसान है। एक बार पॉज करके 2 बार कम से कम इस वीडियो को देखना, सारे न्यूमेरिकल, सारा कंसेप्ट डाइपोल मोमेंट का, टॉर्क का आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, इजी है। थीटा पता होना चाहिए, किस किस के बीच का है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला इजीली कर लेंगे। तो इसको मैं जल्दी से करता हूं, वीडियो मेरा बात लंबी हो जाएगी। PR कितना है, P E और साइन ऑफ 30, तो साइन 30 होता है 1/2, तो PE/2 हमारा टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने इसमें, 2 क्वेश्चन कर लिए। तीसरा क्वेश्चन अगर आ जाता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन Y डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, Y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए,
तो उस केस में ये काम सेम रहेगा। यहां थीटा में क्या फर्क आ जाएगा, P क्रॉस E लेते हैं, P ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होती तो थीटा कितना ले लेता मैं 60, तो 60 करके पुट करके यहां पर आंसर निकाल देता √3 PE/2। वो क्वेश्चन भी इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू दे दे और डाइपोल की कुछ वैल्यू दे दे, तब भी कोई क्वेश्चन बना सकते हैं हम इसमें। अब 120 की बजाय अगर कुछ और 90 डिग्री एंगल दे देता तब क्या करते, तब भी सेम प्रोसीजर हो जाता। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमने कम से कम भी 5 या 6 न्यूमेरिकल हमने अच्छे से कर लिए। 120 की जगह 90 दे दे, 120 की जगह कुछ और दे दे, और x डायरेक्शन की जगह j डायरेक्शन दे दे। ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहे। नेक्स्ट वीडियो को के लिए मैं जल्दी ही 1 या 2 दिन में आपके लिए सेकंड वीडियो इस चैप्टर का 11th लेक्चर है जो शूट करूंगा और आपके लिए अपलोड कर दूंगा। एक और रिक्वेस्ट है बच्चों आप सभी से, वीडियो को जब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि लॉकडाउन के टाइम पर बच्चे अपना घर बैठ करके समय खराब ना करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।